हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है ये फर्स्ट एड एमसीक्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब तक जो है वो 50 या 60 नंबर की सीरीज़ आ रही थी, उस तरह से नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चंस की जो क्वान्टिटी थी वो इसमें बढ़ा दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पाइनल बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग गर्दन और रीढ़ की हड्डी का जब आघात हो जाता है या चोट लगती है तो उस समय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें करेक्ट है। गहरी जलन यानी कि 3rd डिग्री बर्न में क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है वो त्वचा, मांसपेशियां और नसें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट के बाद कितने मिनट के अंदर सीपीआर शुरू करनी चाहिए? यानी कि अगर कार्डियक अटैक आया उनको तो 1 मिनट के अंदर जो है शुरू कर देना चाहिए सीपीआर। अच्छा, फुल फॉर्म जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है कौन सा विभाग कौन से स्वास्थ्य से संबंधित है या कौन सी बीमारी से संबंधित है, किस चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी ध्यान में रखना है। पीटीएसडी के उपचार में कौन सी थेरेपी सबसे प्रभावी है? तो इसमें जो है वो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट है। अवसादग्रस्त व्यक्ति में आत्महत्या का खतरा किस प्रकार के आघात के बाद अधिक होता है? तो एक तो शारीरिक चोट, पारिवारिक आघात, भावनात्मक आघात और उपरोक्त सभी। तो ये जो ऊपर के तीनों दिए हैं ये भी एक मेजर पॉइंट्स है, तो इसमें भी आत्महत्या का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे। दम घुटने के दौरान कौन सा उपकरण वायु मार्ग को खोलने में सहायक होता है? तो जो इंटुबेशन ट्यूब होता है उसकी सहायता ली जाती है वायु मार्ग को खोलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। दम घुटने के बाद एक व्यक्ति में स्थिति सुधारने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट किस प्रकार दिया जाता है? तो मास्क के द्वारा हो सकता है, नली के द्वारा भी हो सकता है और सीधे नाक में डालकर भी हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो डी जो है वो यहाँ से ही हो जाएगा। बर्न आघात के दौरान शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो बर्न में जो है वो त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। गोल्डन आवर का महत्व किसमें है? तो ये जो है वो आघात प्रबंधन में आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थ्रोम्बोलिसिस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो वो स्ट्रोक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें। मस्तिष्क आघात का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका जो है आंसर वो हैगा सिर पर चोट, उसकी वजह से मस्तिष्क आघात जो है वो हो जाता है। फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिंट। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है वो कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन है आंसर। सिर पर चोट लगने के बाद तुरंत कौन सी जांच जरूरी है? तो इसके लिए जो है वो सीटी स्कैन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंतरिक आघात का पता लगाने के लिए कौन सी जांच सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। सिर पर आघात के कारण कौन सी स्थिति हो सकती है? तो इसके लिए जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। बच्चों में हड्डी टूटने का सबसे आम कारण क्या है? तो गिरना, सड़क दुर्घटना, खेल गतिविधि, उपरोक्त सभी या सभी। तो ये जो है ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। गिरने से, सड़क दुर्घटना में या खेल में भी जो है वो हड्डी टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वो सही होगा। बाल चिकित्सा आघात में प्राथमिक ध्यान किस पर दिया जाता है? तो ये जो है वो एयरवे प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें। शॉक इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है? तो हृदय गति, रक्तचाप को देखते हुए इसकी गणना होती है। जलन के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? तो पानी की कमी को जो है वो हमेशा डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। जलन के मरीज में द्रव का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, IV फ्लूइड्स देना। जलन के इलाज में जब रक्तस्राव होता हो तो किस प्रकार की चिकित्सा सहायता दी जा सकती है? तो घाव का दबाव देना जो है, यह आएगा इसका आंसर। जलन के घाव में संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक क्रीम का उपयोग होता है इसमें। जलन के इलाज में दर्द को कम करने के लिए किस प्रकार की दवाएं दी जाती है? तो इसमें जो है वो पेन किलर होती है दर्द कम करने के लिए। जलन के प्रथम स्तर में किस प्रकार की स्थिति होती है? तो प्रथम स्तर में जो है वो केवल बाहरी त्वचा का हिस्सा ही जलता है, तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे। जलन के तृतीय स्तर में क्या होता है? तो त्वचा की सतह जलकर काली हो जाती है, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो अंदर तक चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। जलन के मरीज को मानसिक उपचार में किस प्रकार की सहायता मिलती है? तो मानसिक उपचार में जो है वो तनाव कम करने की सहायता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ। जलन के बाद शारीरिक स्थिति का सुधार करने के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो इसमें शारीरिक कसरत और स्ट्रेचिंग शामिल है। जलन के इलाज में अगर सर्जरी करनी हो तो किसका ध्यान रखना ज़रूरी है? तो इसमें जो है रोगी की स्थिति, उसकी उम्र, जलन का क्षेत्र और गहराई, और संक्रमण का स्तर क्या है, यानी कि जो ऊपर के तीनों हैं वो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ। जलन के दौरान मरीज में मुख्य रूप से कौन सा लक्षण होता है? तो दर्द और जलन जो है वो रहेगा इसका आंसर। जलन के कारण किस प्रकार की जलन हो सकती है? तो गर्म पानी से जलन भी हो सकती है, रासायनिक पदार्थों से जलन भी हो सकती है, और विद्युत से जलन भी हो सकती है। जलन के उपचार में बर्न एरिया को किससे ढकना चाहिए? तो स्वच्छ बैंडेज से हमेशा ढकना चाहिए इसको, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो रहेगा आंसर। जलन के बाद किस प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है? तो जलन के बाद जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। जलन के मरीज में किस प्रकार की शारीरिक विधियों की जाती है? तो जो है वो सक्रिय शारीरिक उपचार किया जाता है इसमें। आघात के मुख्य प्रकार की श्रेणियां क्या है? तो शारीरिक और मानसिक हो सकता है इसमें, तीव्र और पुराना आघात भी हो सकता है, बाहरी और आंतरिक भी हो सकता है, तो सारे ही आंसर जो है वो सही है। जलन के मरीज के लिए अस्पताल में किस प्रकार की विशेष देखभाल की जाती है? तो इसमें जो है वो शारीरिक देखभाल होती है, मानसिक देखभाल भी होती है, और दर्द प्रबंधन भी होता है, तो सारे ही ऑप्शन इसमें भी सही है। जलन के मरीज को जब अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो जो उसकी उस समय श्वसन की स्थिति की जांच होती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें आंसर। सॉरी। जलन के मरीज को जलन के उपचार के दौरान किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो उसे उच्च प्रोटीन और कैलोरी वाला आहार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। डिसलोकेशन का अर्थ क्या है? तो अगर जोड़ से हड्डी खिसक जाती है तो उसे ही डिसलोकेशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। मानसिक आघात में कौन सी समस्या हो सकती है? तो इसमें चिंता, अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। जैसे देखो PTSD का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट के बाद कितने मिनट के अंदर CPR शुरू कर देना चाहिए? तो 1 मिनट के अंदर शुरू कर देना चाहिए। आंतरिक रक्तस्राव के सबसे आम लक्षण क्या है? तो इसमें त्वचा का पीला पड़ना, सांस की तकलीफ, ब्लड प्रेशर कम होना, ये तीनों ही जो है वो आम लक्षण है। थ्रोम्बोलिसिस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो स्ट्रोक में किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में कौन सा नंबर डायल किया जाता है? तो इसमें जो है वो 108 होता है। प्राथमिक आघात प्रबंधन में कौन सा कदम सबसे पहले उठाया जाता है? तो इसमें जो है वो एयरवे सुनिश्चित करना। जलन के दौरान शरीर की तापमान नियंत्रण के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो ठंडी पट्टियां जो है वो लगाई जाती है।
जलन के इलाज के दौरान अगर शरीर में गंभीर द्रव हानि हो तो किसका ध्यान रखा जाता है? तो इसमें आईवी फ्लूइड और हाइड्रेशन का ध्यान रखा जाता है। जलन की स्थिति में शरीर की शीतलन के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो ठंडे पानी में डुबोना। जलन के इलाज में किस प्रकार की दर्द निवारक तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं, ओपीआईडी दवाई होती है, आयुर्वेदिक उपचार भी होते हैं। और तो ये तीनों ही सही होने से हम इसमें डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सड़क दुर्घटना में सिर की चोट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये तो सबसे अच्छा तरीका हेलमेट पहनना ही है इसमें। स्पाइनल कॉर्ड आघात का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसमें होता है मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। फ्रैक्चर का हिंदी अर्थ क्या है? तो हड्डी टूटने को ही फ्रैक्चर कहते हैं। जलन के घाव की साफ सफाई के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो गुनगुने पानी से धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जलन के बाद त्वचा पर सख्त परत बन जाती है तो उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें जो है वो डेबिटमेंट किया जाता है। जलन के मरीज में किसी भी घाव को भरने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो डिपार्टमेंट देखता है इनका, तो ये इसी प्रक्रिया का उपयोग होता है इसमें भी। जलन की गंभीर स्थिति में शारीरिक अवस्था के अनुसार किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो इसमें जो है वो त्वचा उपकरण आएगा। जलन की गंभीरता के आधार पर इलाज के दौरान कौन सा कदम सबसे पहले उठाया जाता है? तो ठंडा पानी डाला जाना चाहिए। जलन के बाद किस प्रकार की देखभाल जलन के घावों में संक्रमण को रोकने में मदद करती है? तो सर्जरी, दर्द निवारक और उचित एंटीबायोटिक में से हम उचित एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये संक्रमण को रोकने के लिए उपयोगी होती है। जलन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अस्पताल में किस प्रकार की सर्विस प्रबंधन का उपयोग किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक सेवाएं आ जाएगी, शारीरिक उपचार हो रहा है तो शारीरिक सेवाएं भी आ जाएगी, फिर दर्द प्रबंधन। तो ये तीनों ही जो है वो सही है इसमें, तो हम ऑप्शन नंबर जो है डी सिलेक्ट करेंगे। जलन के मरीज में अगर शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान ना दिया जाए तो किसका खतरा हो सकता है? तो इसमें शारीरिक कमजोरी और असमर्थता आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। जलन के मरीज को अधिकतर कितने दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है? तो 5 से 7 दिन तक रहना पड़ सकता है। जलन के मरीजों को हाइड्रेशन के लिए किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है? तो इसमें जो है रोगी को आईवी फ्लूइड देना होगा। आघात के दौरान एबीसी का क्या अर्थ है? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये फुल फॉर्म भी है और इसका अर्थ भी है। जलन के मरीजों को मानसिक और भावात्मक सहारा देने के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है वो मनोवैज्ञानिक सलाह आएगी इसमें। जलन के मरीज में किसी संक्रमण के संकेत दिखने पर क्या किया जाता है? तो इसमें जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती है। जलन के मरीज में यदि शारीरिक रूप से अधिक जलन हो तो किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो जलन के कारण प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सही उपचार होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसमें। जलन के मरीज में रिकवरी के दौरान किस प्रकार की मानसिक चिकित्सा दी जाती है? तो मानसिक चिकित्सा में तो उनको चिंता और तनाव को कम करने का जो है वो होगा आंसर। बर्न के मरीज को विशेष देखभाल देने के दौरान उसे किस प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से बचाना चाहिए? तो उसे कोई भी जो है वो भारी शारीरिक कार्य करना नहीं चाहिए, तो हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे। जलन के उपचार में बर्न के घाव को कवर करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसमें बैंडेज का उपयोग होता है। जलन के मरीज को किस प्रकार की मानसिक देखभाल दी जाती है? तो जो मानसिक तनाव को कम करना, डर को कम करना, जीवन कौशल सिखाना, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। जलन के उपचार के दौरान मरीज की स्थिति का नियमित रूप से परीक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो हृदय गति मॉनिटर, रक्तचाप मॉनिटर, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर और सभी, तो इसमें जो है वो सभी आएगा आंसर। बर्न के मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है? नियमित सफाई और
एंटीबायोटिक दवाइयाँ। जलन के इलाज में किस प्रकार के उपचार से बर्न के घाव जल्दी बढ़ सकते हैं? तो सर्जरी, आहार सुधार और बर्न के घाव को साफ रखना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। बर्न के मरीज को शारीरिक पुनर्वास में किस तरह के उपचार की आवश्यकता हो सकती है? इसमें जो है वो फिजिकल थेरेपी रहेगा आंसर। जलन से प्रभावित व्यक्ति के लिए कौन सा उपचार जीवन रक्षक हो सकता है? तो जीवन रक्षक तो शारीरिक आराम देना, ऑक्सीजन देना, बर्न क्षेत्र की ठंडक बढ़ाना, तीनों ही जीवन रक्षक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। जलन के मरीज में कौन सी लक्षण तुरंत डॉक्टर की देखरेख में होने चाहिए? अगर लक्षण जो है ऐसे, तो बुखार और संक्रमण हो जाए, तो गंभीर दर्द और जलन हो रही है, तो या फिर कोई अन्य भीषण समस्या हो जाए, तो ये तीनों जो है वो डॉक्टर की देखरेख में उसको होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जलन के बाद शारीरिक पुनर्वास के लिए किस प्रकार की देखभाल की जाती है? तो इसमें जो है वो शरीर की गति और ताकत को पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जलन के मरीज को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है? मानसिक रूप से ठीक करने के लिए तो मानसिक चिकित्सा का उपयोग होगा। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। जलन के मरीज को पुनर्वास के दौरान किस प्रकार की शारीरिक चिकित्सा दी जाती है? तो शारीरिक गतिशीलता और ताकत को पुनः स्थापित करना। बर्न के मरीज की त्वचा के सुधार के लिए कौन सा उपचार दिया जा सकता है? तो इसके लिए बर्न कैम आएगा आंसर। जलन के मरीज में किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके? तो संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। जलन के बाद किस तरह के उपचार से त्वचा की मरम्मत की जाती है? तो इसमें आएगा त्वचा उपकरण। जलन के उपचार में कब दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है? तो जब मरीज को बर्न के कारण दर्द हो रहा हो। दर्द निवारक तभी होगा जब दर्द हो रहा हो। जलन के बाद मरीज को क्या प्रक्रिया दी जाती है ताकि घाव जल्दी ठीक हो सके? तो जलन की जो क्षेत्र है, जो जलन का क्षेत्र है, उसका साफ सफाई, उस पर कुछ भी जो है वो गंदगी नहीं होनी चाहिए। जलन के दौरान शरीर के किस हिस्से को प्राथमिक उपचार के बाद धीरे धीरे ठंडा रखना चाहिए? तो सिर, छाती और पेट, हाथ और पैर या सभी हिस्से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा इसमें। जलन के उपचार में शरीर के किस भाग की स्थिति को ध्यान रखा जाता है या स्थिति का ध्यान रखा जाता है? पेट, जले हुए हिस्से को ठीक करना, रक्त प्रवाह को बढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो जले हुए हिस्से को जो है उसकी स्थिति को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो होगा। जलन के मरीज में दर्द को कम करने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? तो ये दर्द निवारक दवाइयाँ आएगा इसमें भी। मतलब क्वेश्चन को ना घुमाकर भी पूछा जा सकता है। जलन की चोट के बाद किस प्रकार की सर्जरी की जा सकती है? तो इसमें जो है वो प्लास्टिक सर्जरी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जलन के मरीज में संक्रमण से बचने के लिए कौन सी चिकित्सा सेवा महत्वपूर्ण है? तो इसमें एंटीबायोटिक उपचार आएगा। बर्न के मरीज में त्वचा के ऊतकों को फिर से बनाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें भी त्वचा उपकरण आएगा। जलन के दौरान शरीर के किस हिस्से को प्राथमिक उपचार के बाद धीरे धीरे ठंडा रखना चाहिए या ठंडा करना चाहिए? तो इसमें भी सभी हिस्से आएगा। सिर हो गया, छाती, पेट हो गया, हाथ और पैर हो गया, तो सभी हिस्से आएगा इसमें भी। जलन के उपचार में शरीर के किस भाग की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए? तो जले हुए हिस्से का ध्यान रखते हैं। ये एक दो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं। दम घुटने के दौरान अगर व्यक्ति पूरी तरह से होश में हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो उसे सबसे पहले जो है वो हेमलिक मैन्यूवर करना चाहिए। व्यक्ति के वायु मार्ग में किसी ठोस वस्तु के फंसने पर पहला कदम क्या होता है? तो हेमलिक मैन्यूवर करना आएगा इसमें भी। जलन के मरीज के उपचार के दौरान यदि संक्रमण हो तो किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है? तो इसमें अगर संक्रमण हो गया है
तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाएगी, और संक्रमण ना हो उसके लिए भी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। जलन के घाव को ठीक करने के दौरान किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है? तो घाव का जो है वो कंस्टेंट जो है वो चेकअप होता है, कंटिन्यूस उसका चेकअप होना चाहिए। घाव को बैंडेज से ढकना चाहिए ताकि उस पर जो भी है बाहरी वस्तु ना लगे या फिर कुछ भी गंदगी ना लगे। घाव के ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए। तो जो तीनों है, तीनों के तीनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ सही करेंगे हम। बर्न के बाद किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी किस प्रकार की देखभाल की जाती है? तो इसमें जो है उसके दवाइयों का प्रबंधन किया जाता है, मानसिक सहारा दिया जाता है, मतलब उसकी जो मानसिक चिकित्सा होती है वो भी अगर प्रभावी हुई है तो उसका भी सहारा होता है। त्वचा की स्थिति का नियमित रूप से परीक्षण होता है। तो ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ सही करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने के दौरान रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो इस समय जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ सही करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलन के किस स्तर पर त्वचा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और घाव के नीचे के उत्तक दिखाई देते हैं? तो ये जो है वो 30 डिग्री बर्न होता है, तब ऐसा होता है। एक व्यक्ति को दम घुटने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए जब वह बेहोश हो? तो अगर बेहोश हो तो सिर झुकाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाना चाहिए। किस प्रकार के बर्न के दौरान केवल ऊपरी त्वचा प्रभावित होती है? तो बर्न भी जो है वो कई डिग्री के होते हैं, तो इसमें जो प्रथम डिग्री का बर्न होता है उसमें केवल ऊपर की त्वचा ही प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। बर्न के दौरान शरीर के किस हिस्से की जलन से मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है? तो छाती और पेट अगर इसमें प्रभावित होता है तो इससे मृत्यु का खतरा सबसे अधिक होता है। बर्न के रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले कौन सी कार्रवाई सबसे पहले करनी चाहिए? तो जलन की जगह को ठंडे पानी से धोना चाहिए। बर्न के मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले किस प्रकार की मदद दी जाती है? तो इसमें श्वसन सहायता भी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। अस्थमा अटैक के दौरान दम घुटने का मुख्य कारण क्या होता है? तो श्वास नलिका का संकुचन हो जाना, श्वास नलिका में सूजन आ जाना, या वायु मार्ग में कफ का जमा होना। ये तीनों ही जो है वो अस्थमा अटैक के कारण दम घुटता है इसमें, तो तीनों ही जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा इसमें। दम घुटने के दौरान अगर व्यक्ति का दिल रुक जाए तो क्या करना चाहिए? तो उसे तुरंत CPR देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ। रक्तस्राव का तीव्र प्रभाव कौन सा है? तो इसमें आएगा उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ना। रक्तस्राव से जुड़ी एंटीसेप्टिक्स किसे कहते हैं? तो नक्सीर को कहते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंतरिक रक्तस्राव में कौन सा संकेत देखा जा सकता है? तो इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर में गिरावट हो सकती है, त्वचा का पीला पड़ना भी हो सकता है, और बेहोशी भी हो सकती है। तो सारे ही विकल्प यहाँ पे सही हैं। सर्जरी के बाद थक्के बनने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो इसमें जो है वो ट्रेनेक्सेबिक एसिड होती है, उसकी दवाई दी जाती है। हाइपोलेमिक शॉक में कौन सा तरल पदार्थ प्राथमिक रूप से दिया जाता है? तो इसमें जो है वो नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉर्मल सलाइन। सर्जिकल रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसमें जो है हेमोस्टेट का उपयोग होता है, ए ऑप्शन होगा इसमें। डेंगू के कारण रक्तस्राव होने पर प्लेटलेट्स का स्तर कितना होता है? इसमें जो है वो 1 लाख से कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ब्रेन हेमरेज का निदान किससे होता है? तो इसका निदान जो है इसका पता जो है वो CT स्कैन से चलता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें आएगा विटामिन के, ताकि खून के जो है वो थक्के बन सकें। अगला क्वेश्चन है, DIC
यानी कि इसका देखिए फुल फॉर्म भी इसमें दिया गया है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। के दौरान प्लेटलेट्स की स्थिति क्या होती है, तो इसमें जो है वो प्लेटलेट्स घट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमोथोरैक्स किसे कहते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, बहुवचन गुहा आंत। अत्यधिक रक्तस्राव से सबसे पहले कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, तो इसमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होता है। नाक से रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है, तो इसमें नाक पर बर्फ लगाना जो है वो भी उपाय किया जाता है सबसे पहले। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे। रक्तस्राव से संबंधित कौन सी स्थिति घातक हो सकती है, तो अगर ब्रेन हेमरेज है तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जो जख्म के रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सा उपयोग या कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है, तो घाव पर साफ पट्टी बांधना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमेटेमेसिस किस स्थिति को दर्शाता है, तो ये वमन में रक्त को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। रक्तस्राव के दौरान कौन सा लक्षण गंभीर स्थिति का संकेत देता है, तो त्वचा का पीला पड़ना जो है वो गंभीर स्थिति होती है। आपातकालीन नंबर 108 का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसके आंसर आएगा एम्बुलेंस सेवा। मरीज की ब्लड शुगर जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, इसमें आएगा ग्लूकोमीटर। हाँ, कौन सी जांच के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपकी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। आईसीयू में मरीज़ की निगरानी के लिए कौन सा मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है वो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। फार्मेसी में दवाई यहाँ देने से पहले क्या जांच की जाती है या क्या जांची जाती है, तो इसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मरीज़ का नाम और दवा की एक्सपायरी डेट, तीनों की ही जांच होती है, तीनों को ही देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है उपरोक्त सभी वो आंसर हो जाएगा। मरीज़ को ऑपरेशन से पहले कौन सी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है वो ब्लड टेस्ट हो जाएगा, आपके ईसीजी हो जाता है और मेडिकल हिस्ट्री हो जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। किस विभाग में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है, तो ये जो है तंत्रिका से संबंधित न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण से रक्तचाप मापा जाता है, तो रक्तचाप जो है वो स्कीमेमोमीटर जो है उससे होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सिलेक्ट करेंगे। किस मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो अगर किसी मरीज़ को ऐसा होता है तो उसे सबसे पहले जो है वो सीपीआर देना चाहिए। किस विभाग में मरीज़ की हड्डियों की संरचना की जांच की जाती है, अच्छा देखिए हड्डियों से संबंधित विभाग पूछा है तो इसमें जो है वो ऑर्थोपेडिक्स आएगा। फिर अगर आपको कोई और संबंधित कोई विभाग पूछते हैं तो आपको जो है कौन सा डिपार्टमेंट पर्टिकुलर कौन से स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के मरीज़ को इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, तो गंभीर स्थिति वाले को ही इमरजेंसी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीयू का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। मरीज़ का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, तो इसमें थर्मामीटर आएगा। किसी मरीज़ को खून चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो खून चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। मरीज़ को एक्सरे के लिए किस विभाग में भेजा जाता है, तो एक्सरे जो है वो रेडियोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें। डायलिसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके लिए होती है, तो किडनी की सफाई के लिए ये प्रक्रिया की जाती है।
रेडियोलॉजिस्ट का कार्य क्या होता है? तो एक्सरे और स्कैन की रिपोर्ट तैयार करना होता है इनका कार्य। किस प्रकार के मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है? तो सांस लेने में जिनको कठिनाई होती है उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। नर्सिंग स्टाफ का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो उनका जो मुख्य कर्तव्य है मरीज की देखभाल करना, दवाइयाँ देना और डॉक्टर की सहायता करना। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है तीनों ही सही है इसमें। ब्लड बैंक में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ब्लड बैंक में आपके रक्त संग्रहण और सुरक्षित होता है, फिर उसको सुरक्षित रखना भी उनका कार्य होता है, ब्लड टेस्ट करना भी रहेगा और ब्लड ग्रुप की पहचान करना भी। तो ये सारे ही सही है इसमें ऑप्शंस। किस प्रक्रिया के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग होता है? तो ईसीजी का जो उपयोग है वो दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने के लिए होता है। किस मरीज को नेबुलाइज़र की आवश्यकता होती है? तो इसमें श्वसन, जो जिनको सांस की समस्या होती है, श्वसन समस्या वाले आएगा इसमें। हृदय के रोगों का इलाज किस विभाग में किया जाता है? अच्छा, पहले जो है वो हड्डियों वाला पूछा था तो हमने उसमें जो है वो ऑर्थोपेडिक सिलेक्ट किया था। अभी हृदय का पूछा है तो कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा। जो रक्त से संबंधित हो गया, कैंसर विभाग हो गया तो उसमें ऑन्कोलॉजी आ जाता है। तो इस तरह से आपको विभाग भी जो है वो पता होने चाहिए। अच्छा, हृदय के लिए जो है वो कार्डियोलॉजी आएगा। मरीज के खून की जांच किस विभाग में की जाती है? तो इसमें जो है वो पैथोलॉजी आएगा। किस बीमारी में डायलिसिस की आवश्यकता होती है? अच्छा, डायलिसिस किस से संबंधित है करके भी एक क्वेश्चन हमने देखा था। अभी वापस जो है वो डायलिसिस की आवश्यकता कौन से विभाग में होती है? तो किडनी फेलियर जब होता है तो डायलिसिस की आवश्यकता होती है ताकि किडनी की जो है वो सफाई हो सके। और ये किडनी फेलियर का जो है वो नेफ्रोलॉजी से संबंधित रहेगा इसका विभाग। इमरजेंसी में सीपीआर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दिल की धड़कन और सांस को पुनः चालू करना। सीपीआर के दौरान छाती दबाने के लिए किस हड्डी के ऊपर दबाव डाला जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नम। नवजात शिशु के लिए सीपीआर में छाती दबाव देने के लिए अनुपात क्या है? तो इसमें जो है वो 3:1 रहेगा। छाती दबाव के लिए हाथों को कहाँ रखा जाता है? तो स्टर्नम के मध्य में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। फार्मेसी में दवाइयों का वितरण किसके आधार पर होता है? तो ये जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आईसीयू में मरीज की कौन सी स्थिति प्राथमिक रूप से देखी जाती है? तो उनके गंभीर स्थिति जो है वो प्राथमिक रूप से देखी जाती है। वेंटिलेटर किस अंग की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? तो ये फेफड़े की जो उसकी क्षमता होती है वो बढ़ाने में सहायक होता है। एम्बुलेंस को किस प्राथमिक नंबर से बुलाया जा सकता है? इसका आंसर आएगा 108। एमआरआई स्कैन में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग होता है। मरीज को ऑपरेशन से पहले कौन सी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपके ब्लड टेस्ट होगा, फिर ईसीजी हो जाएगा और मेडिकल हिस्ट्री होगी। सारी चीज़ें देख के ही ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। किस विभाग में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है? तो इसमें न्यूरोलॉजी आएगा। सीपीआर के दौरान छाती दबाने की दर कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 100 से 120 बार प्रति मिनट रहेगी। मरीज की सांस की दर मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ये जो सांस की दर है वो रेस्पिरेटरी मॉनिटर से नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। एक्सरे किस प्रकार की किरणों का उपयोग करता है? तो एक्सरे किरणें होती है उसी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। किस विभाग में हड्डी का फ्रैक्चर जांचा जाता है? तो इसमें ऑर्थोपेडिक्स आएगा। किस मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है? तो जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है उनके लिए ऑक्सीजन की सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है,
नवजात शिशु की गहन देखभाल किस वार्ड में की जाती है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात, उनके लिए नियोनेटल जो आईसीयू होता है वो सही होगा इसमें ऑप्शन, क्योंकि उसी में बच्चों को रखा जाता है। कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अच्छा, सीपीआर का फुल फॉर्म इसमें आ गया। तो हृदय और फेफड़े के कार्य को बेहतर करना, बहाल करना, इसका आंसर हो जाएगा। सीपीआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? तो सांस लेना और रक्त प्रवाह, ये इसका महत्वपूर्ण संकेत है। वयस्क सीपीआर में छाती दबाव के लिए दोनों हाथों का उपयोग कैसे किया जाता है? तो एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखकर। सीपीआर में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले की जाती है? तो प्रतिक्रिया की जांच करना। सीपीआर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रक्त प्रवाह बनाए रखना, इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। बच्चों में छाती दबाने की गहराई क्या होनी चाहिए? तो इसमें जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सीपीआर में ए का क्या अर्थ है? तो ए का जो अर्थ होगा वो वायु मार्ग होगा, एयरवे कहेंगे उसको। बच्चों के लिए सीपीआर शुरू करते समय प्राथमिक कदम क्या है? तो सिर्फ प्रतिक्रिया की जांच करना रहेगा इनका प्राथमिक कदम। सीपीआर के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे उपयुक्त स्थान क्या है? तो सख्त और समतल सतह होती है इसका आंसर। सीपीआर करते समय वेंटिलेशन कितनी देर तक दिया जाना चाहिए? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1 सेकेंड। सीपीआर शुरू करने से पहले कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो सहायता के लिए कॉल करना, क्योंकि आप जो है वो अगर कॉल करके रखेंगे तो आपको और मरीज़ को दोनों को ही आसानी होगी अगर आप सीपीआर शुरू कर रहे हैं तो। एक वयस्क में सीपीआर शुरू करने के लिए छाती दबाव और सांस देने का अनुपात क्या है? तो इनके लिए अनुपात जो है वो 30:2 रहेगा। सीपीआर में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो हाथ और सांस दोनों का उपयोग किया जाता है। कैप का अर्थ सीपीआर प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संपीड़न, वायुमार्ग और श्वास। वयस्कों में सीपीआर शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन सी स्थिति सुनिश्चित की जाती है? तो मरीज को फ्लैट सतह पर लेटाना। सीपीआर में सी का क्या अर्थ है? तो सी का जो है वो संपीड़न रहता है अर्थ। सीपीआर करते समय ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। मरीज के श्वसन मार्ग को खोलने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें जो है ठोडी उठाना और सिर झुकाना की विधि को अपनाया जाता है। सीपीआर के दौरान सांस देने की तकनीक क्या है? तो इसमें मुंह से मुंह में सांस दी जाती है। सीपीआर में कितने चक्र प्रति मिनट पूरे किए जाते हैं? 5 से 6 चक्र प्रति मिनट पूरे किए जाते हैं। सीपीआर के दौरान सही मुद्रा कौन सी होती है? मरीज के सिर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर के दौरान सही मुद्रा कौन सी होती है? खड़े होकर, मरीज के पास घुटनों के बल बैठकर, मरीज के सिर के पास बैठकर या मरीज के पैर के पास बैठकर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मरीज के सिर के पास बैठकर। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है? तो जब मरीज का दिल और सांस बंद हो जाए तो सीपीआर का प्रयोग होता है। सीपीआर में कितनी देर तक छाती दबाव और सांस देना जारी रखना चाहिए? तो जब तक मरीज प्रतिक्रिया ना दे, जब तक थकान ना हो या जब तक मदद ना आ जाए। तो ये उपरोक्त सभी सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ चूज करेंगे। अगर किसी मरीज का दिल रुक गया है तो उसे सीपीआर देने में कितनी देरी नहीं होनी चाहिए? तो ये होता है 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। नवजात शिशुओं के लिए सीपीआर में हाथ का उपयोग कैसे किया जाता है? तो नवजातों के लिए केवल 2 उंगलियों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही होगा। बच्चों के लिए सीपीआर करते समय सांस देने और छाती दबाने का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है 15:2 वो इसका सही आंसर होगा। छाती दबाने के लिए किस स्थान पर हाथ रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, स्टर्नम के मध्य में। सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है? जब मरीज का दिल और सांस
बंद हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। हृदय के सही संकुचन के लिए छाती का दबाव कहाँ दिया जाता है? तो इस स्टर्नम के बीच में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। सीपीआर का सबसे प्रभावी समय कौन सा है? तो हृदय रुकने के 2 मिनट के अंदर अंदर। सीपीआर में रेस्क्यू ब्रीथिंग देने का सही तरीका क्या है? तो मुंह से नाक और मुंह दोनों में सांस देना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। सीपीआर में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? छाती पर दबाव डालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। बच्चों के लिए सीपीआर में सांस देने की दर क्या है? तो हर 1-2 सेकंड में एक सांस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ये जो है वो पेप्टिक अल्सर होता है इसका सबसे सामान्य कारण। DIC का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? ये त्वचा पर छोटे रक्त के धब्बे बनते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए होगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण होने वाले रक्तस्राव का इलाज किस दवा से किया जाता है? तो इसका जो है वो वारफारिन आएगा आंसर। अगर खून का रिसाव ऑपरेशन के दौरान होता है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें आएगा दबाव डालना। ऑप्शन नंबर सी है। हड्डी के फ्रैक्चर के दौरान रक्तस्राव का सबसे अधिक खतरा किस स्थिति में होता है? तो ओपन फ्रैक्चर में होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए होगा। रक्तस्राव के मरीज को कौन सा तरल सबसे पहले दिया जाता है? तो इसमें आएगा नॉर्मल सलाइन। सिर में चोट के बाद उपजी ब्रेन हैमरेज की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो इसमें जो है वो CT स्कैन होता है। रक्तस्राव रोकने के लिए दी जाने वाली दवा ट्रेनेक्सेमिक एसिड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग आंतरिक रक्तस्राव के लिए, सर्जरी के बाद रक्तस्राव के लिए और हेमोफीलिया के लिए होता है। तो सारे ही ऑप्शंस इसमें सही हैं। सर्जिकल प्रक्रिया के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव का कारण हो सकता है कोएगुलेशन फैक्टर की कमी। तो हम ऑप्शन नंबर ए को इसमें सिलेक्ट करेंगे। हेमाटोकेजिया यानी मल में रक्त आमतौर पर किससे संबंधित होता है? तो ये निम्न GI रक्तस्राव होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आंतरिक रक्तस्राव का एक निश्चित संकेत क्या हो सकता है? तो इसमें जो है वो त्वचा का पीला पड़ना, तेज हृदय गति और निम्न रक्तचाप, तीनों ही इसके संकेत हैं। गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, प्लेसेंटा प्रीविया। अगर जिगर की बीमारी में रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? तो थक्का बनाने वाले कारकों की कमी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। कुपोषण के कारण रक्तस्राव होने पर किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के की कमी होती है। हेमोफीलिया के मरीज में किस प्रकार की थेरेपी दी जाती है? तो इसमें फैक्टर 8 सप्लीमेंट दिए जाते हैं। प्लेटलेट काउंट में कमी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? त्वचा पर लाल धब्बे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। रक्तस्राव के दौरान कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसमें जो है वो CBC किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। लाल से रक्तस्राव आमतौर पर किस बीमारी से संबंधित हो सकता है? तो ये जो नाल से है वो कोलाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है या डिवेंटिकुलोसिस हो सकता है। तो सारी ऑप्शंस इसमें सही है। रक्तस्राव से जुड़ी शॉक की स्थिति क्या होती है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोवोलेमिक शॉक। रक्तस्राव के रोगी में किस अंग की ऑक्सीजन सप्लाई सबसे पहले प्रभावित होती है? तो सबसे पहले जो है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मसूड़ों से रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है? तो अगर मसूड़े से रक्तस्राव होता है तो विटामिन C की कमी होती है। मल में रक्तस्राव किस बीमारी का संकेत हो सकता है? तो ये पाइल्स का संकेत होता है। रक्तस्राव का एक लक्षण क्या हो सकता है? चक्कर आना। ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए CT स्कैन किया जाता है। गंभीर नक्सीर का प्राथमिक उपचार क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, नाक पर दबाव डालना। रक्तस्राव के दौरान प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर क्या होता है? तो ये जो है वो 1.5 से 4 लाख तक होता है। प्लेसेंटा अब्रेशन के कारण कौन सी समस्या हो सकती है? तो इसमें गर्भपात, समय पूर्व प्रसव
या शिशु की मृत्यु, तीनों ही हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर से रक्तस्राव का इलाज किससे किया जाता है? तो ये एंटीबायोटिक, एंटी एसिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या सभी विकल्प। तो इसमें सारे ही विकल्प सही हैं। अस्पताल में मरीज की देखभाल में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो मुख्य भूमिका जो है वो डॉक्टर की रहती है। मरीज को स्वस्थ रहने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो उसमें उनको आहार होता है, उनका इम्पोर्टेंट शारीरिक व्यायाम होता है और नियमित चेकअप होता है। तो सारे ही आंसर इसमें सही है। अस्पताल में डॉक्टर के निर्देशों का पालन कौन करता है? तो इसमें आएगा नर्स। किसी इमरजेंसी में मरीज को प्राथमिक उपचार कौन देता है? तो इसमें आएगा पैरामेडिकल स्टाफ। अस्पताल में मरीज की स्वास्थ्य रिकॉर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें मेडिकल हिस्ट्री आएगा आंसर। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल कहाँ दी जाती है? यानी कि उनके वार्ड को पूछा गया है, तो मैटरनिटी वार्ड आता है या प्रसूति विभाग कहते हैं उसे। मरीज को दवा देने से पहले नर्स क्या जांचती है? तो डॉक्टर का जो निर्देश होता है वो जांचती है। मरीज का नाम, दवा का नाम और कितनी मात्रा में देना है वो जांचा जाता है। तो सारे ही ऑप्शन इसमें सही है। किसी मरीज को सर्जरी के बाद कौन सी दवा दी जाती है? तो ये जो है कौन सी सेवा दी जाती है? तो उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अस्पताल में मरीज का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मामीटर। ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्स ऑक्सीमीटर। किस मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है? जो गंभीर स्थिति वाले मरीज होते हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। मरीज की हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसमें पल्स ऑक्सीमीटर आएगा। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें होता है मरीज की स्थिति को स्थिर करना, तुरंत इलाज शुरू करना और डॉक्टर के आने तक देखभाल करना। तो ये सारे आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। किस विभाग में कैंसर रोगियों का इलाज किया जाता है? तो इसमें ऑन्कोलॉजी आएगा। मरीज की ब्लड रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो जो ब्लड रिपोर्ट है वो पैथोलॉजिस्ट तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। डायलिसिस प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो डायलिसिस जो है वो किडनी से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी इनका विभाग होता है। किस मरीज को न्यूमोथोरैक्स की स्थिति में रखा जाता है? तो फेफड़े से संबंधित जो मरीज होते हैं उनके लिए ये है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसूति विभाग यानी मैटरनिटी वार्ड किसके लिए होता है? ये गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। अस्पताल में नर्स की मुख्य भूमिका क्या है? तो मरीज की देखभाल करना, डॉक्टर की सहायता करना और दवाइयाँ देना, ये उनकी मुख्य भूमिका होती है। अस्पताल में मरीज को भोजन कौन प्रदान करता है? तो ये जो भोजन है वो डाइटिशियन विभाग के द्वारा आता है। अस्पताल में वेंटिलेटर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ये सांस लेने में कठिनाई वाले मरीज के लिए होता है। नवजात शिशु की देखभाल किस वार्ड में की जाती है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, नियोनेटल आईसीयू। मरीज की सीटी स्कैन रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ये रेडियोलॉजिस्ट तैयार करता है। अस्पताल में ओटी का पूरा नाम क्या है? तो ओटी को जो है वो ऑपरेशन थिएटर के नाम से जाना जाता है। किस विभाग में हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज किया जाता है? तो हड्डी से संबंधित विभाग को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। मरीज को ऑपरेशन से पहले कौन सा दस्तावेज साइन करना होता है? तो कंसेंट फॉर्म आता है, सहमति पत्र, उसको साइन करते हैं। किस मरीज को तत्काल ऑक्सीजन देने की आवश्यकता हो सकती है? श्वास रोगी को। ऑप्शन नंबर ए आएगा। मरीज को सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो उन्हें रिकवरी रूम में भेजा जाता है। नियोनेटल केयर किसके लिए होती है? तो नियोनेटल जो है वो नवजात शिशुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। हृदय गति की जांच के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो हृदय के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग होता है। किस मरीज को एडमिट करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो डॉक्टर का रेफरल लेटर, पहचान पत्र और मेडिकल हिस्ट्री, ये सारे ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। मरीज को चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसको प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए और अस्पताल ले जाना चाहिए। तो सारी ऑप्शन सही है।
ब्लड डोनेशन से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? स्वास्थ्य की जांच, रक्तचाप मापना, हीमोग्लोबिन स्तर मापना और सभी। तो इसमें सभी आएगा आंसर। अस्पताल में मरीज की भर्ती प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो जो प्रशासनिक विभाग होता है वो नियंत्रित करते हैं इसे। रेडियोलॉजी विभाग में कौन सी जांच प्राथमिकता से की जाती है? तो एमआरआई की जांच होती है इसमें। किस विभाग में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का इलाज होता है? तो ये गैस्ट्रोलॉजी में होता है। आपातकालीन स्थिति में मरीज को प्राथमिक उपचार कौन देता है? जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो आपातकालीन में उनको प्राथमिक उपचार देगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें। अस्पताल में मरीज का इलाज मुख्यतः किसके निर्देशन में होता है? तो निर्देश हमेशा डॉक्टर के रहेंगे। ब्लड डोनेशन से पहले कौन सी जांच की जाती है? तो ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन की जांच होती है। मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? तो मेडिकल बिल का भुगतान होना चाहिए, डिस्चार्ज समरी प्रदान करना होता है और डॉक्टर की अनुमति होती है। तो सारी ऑप्शन इसमें सही है। फार्मेसी में मरीज को कौन सी जानकारी दी जाती है? दवाइयों का उपयोग का तरीका, दवा का समय और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। किसी मरीज का ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो जो ब्लड प्रेशर वाला उपकरण है उसे स्फिग्मोमीटर कहते हैं। आईसीयू में मरीज की देखभाल के लिए कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है? तो आईसीयू में जो है वो नर्सिंग स्टाफ जिम्मेदार रहता है। अस्पताल में कौन सी प्रक्रिया मरीज को संक्रमण से बचाने में मदद करती है? हाथ धोना, मास्क पहनना, वार्ड की सफाई, ये सारी जो है वो इम्पोर्टेंट है। एम्बुलेंस सेवा में प्राथमिक उपचार के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसमें भी पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। अस्पताल में ब्लड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रक्त का संग्रह करना और वितरण करना, ये दोनों ही उनका कार्य होता है। अस्पताल में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले की जाती है? तो मरीज का पंजीकरण, ये सबसे पहले होता है। किसी मरीज को या किस मरीज को कार्डियोलॉजी विभाग में भेजा जाता है? तो जो दिल के रोगी हैं उन्हें ही भेजा जाएगा कार्डियोलॉजी में। अस्पताल में फार्मेसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका कार्य होता है दवाइयों का वितरण करना। अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिकता मिलेगी। बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा कहाँ दी जाती है? तो इनके लिए जो है वो पीडियाट्रिक वार्ड होता है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय है वो डॉक्टर का रहता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें। प्राइवेट रूम की सुविधा किसे दी जाती है? जो बीमा कवर वाले मरीज होती है उन्हें प्राइवेट रूम मिल सकता है। मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो नियमित जांच, दवा का पालन, खान पान पर ध्यान देना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। बुखार से पीड़ित मरीज की प्राथमिक जांच क्या है? तो सबसे पहले जो है उसका तापमान मापना होता है। आईसीयू का उपयोग किन मरीजों के लिए किया जाता है? तो जो गंभीर स्थिति वाले मरीज होता है उनके लिए होता है ये। अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो मरीज की पहचान की पुष्टि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। इमरजेंसी में मरीज को प्राथमिकता कैसे दी जाती है? तो बीमारी की गंभीरता के आधार पर होता है। अस्पताल में मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का क्या महत्व है? मरीज की प्रकृति को ट्रैक करना। अस्पताल में किस प्रकार के मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है? तो जो उस स्थिति या स्तर हो, जब उसकी स्थिति स्तर हो जाती है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है पेशेंट को। डिस्पेंसरी में कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो दवाइयों का वितरण होता है इसमें। एम्बुलेंस सेवा में कौन सा उपकरण प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, सभी रहते हैं एम्बुलेंस में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। किस मरीज को तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो जो घायल मरीज है उन्हें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता तुरंत होती है। मरीज के रक्त ग्रुप की जानकारी किसके लिए महत्वपूर्ण है? रक्तदान के लिए, सर्जरी के लिए और दवाइयों के चयन के लिए। तो तीनों ही इसमें सही है। एम्बुलेंस सेवा में कौन सा उपकरण प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया और वेंटिलेटर, तीनों ही होते हैं इसमें। आईसीयू में रोगियों की देखभाल कौन करता है? तो विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षण नर्स। गले में फंसे भोजन को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है?
तो व्यक्ति को इसमें ये ऑप्शन नंबर ए आएगा, पीठ थपथपाना। जहर वाले जानवर के काटने पर क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घाव को धोना चाहिए और पट्टी बांधना चाहिए। तो सभी इसमें आंसर हो जाएगा। खून रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो उस जगह पर जो है वो दबाव डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। तो ये इतने क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो मैं उम्मीद करी हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सब अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा।